हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोगों का स्वागत है वोल्कन वाईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, ये हमारे एनसीईआरटी सीरीज़ के लेक्चर्स हैं जिसके अंदर हम एनसीईआरटीज़ जो बुक हैं, जो फंडामेंटल हैं हमारी यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, काफ़ी बेसिक बुक यूपीएससी के सिलेबस को अंडरस्टैंड करने के लिए या आपको बेसिक नॉलेज को गेन करने के लिए, अपनी नॉलेज को स्ट्रेंथन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं एनसीईआरटी की जो सीरीज़ हैं। तो हम यहाँ पे जो एनसीईआरटी हैं, इस 6 से लेकर 12th क्लास तक की जो एनसीईआरटी जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, उन सभी एनसीईआरटीज़ को यहाँ पे करवा रहे हैं। आज का जो एनसीईआरटी का जो चैप्टर है वो है हमारी 8th क्लास की जो एनसीईआरटी है, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। तो मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज से रिलेटेड है। इसके अंदर हम मिनरल्स के बारे में जानेंगे, कितने तरीके के मिनरल हुआ करते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम यहाँ पे इसी लेक्चर के अंदर जानेंगे कि पावर रिसोर्सेज के रूप में अगर हम बात करें, क्योंकि अगर हम बात करें हमारी जो बुक है, जो 8th क्लास की ज्योग्राफी की बुक है, इस बुक का जो नेम है वो ही है रिसोर्सेज एंड द डेवलपमेंट। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट उसका नेम है। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि मिनरल्स, कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं, एशिया के अंदर कहाँ पाए जाते हैं, वर्ल्ड के अंदर कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स में कौन कौन सा एरिया है जहाँ पे मिनरल मिलते हैं। फिर उसके बाद में हम देखेंगे कि पावर के जो सोर्सेज हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उनके बारे में देखेंगे। कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हम गेन करते हैं, उन सब के बारे में यहाँ इस चैप्टर के अंदर हम देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा 3rd चैप्टर है 8th क्लास की ज्योग्राफी का, मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज। इस चैप्टर का जो 2nd पार्ट है, नॉन कन्वेंशनल जो फॉर्म ऑफ एनर्जी वाला पार्ट है, उसको हम एक दूसरे लेक्चर के अंदर कवर करेंगे, क्योंकि फिर ये काफ़ी लेंथी हो जाएगा अगर हम दोनों पार्ट्स को एक साथ कवर करें। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बात की जाए वो बात की जाए मिनरल क्या होते हैं। अगर हम बात करें मिनरल, बेसिकली वो सब्सटेंस होते हैं, वो एक केमिकली कंपोजिट फॉर्म में आपको यहाँ पे अर्थ के जो कोर एरिया है, जो क्रस्ट का एरिया है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ये बेसिकली इनको यहाँ एक्सट्रैक्ट करके निकाला जाता है। मिनरल के जो फॉर्मेशन का डिफरेंट यहाँ पे आपको टाइम पीरियड देखने को मिलेगी। तो मिनरल, अगर हम सबसे पहले बात करें, मिनरल वो केमिकल कंपोजिट फॉर्म में आपको अर्थ के अंदर मिलेगा। कोर के अंदर तो नहीं मिलेगा, क्योंकि कोर तक तो बेसिकली माइनिंग ही नहीं की जा सकी। क्रस्ट और जो आउटर कोर वाला जो एरिया है, वहाँ मिनरल्स हैं जो मिलते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें मिनरल्स, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मिनरल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। ऐसे नहीं है कि हर स्टेट के अंदर मिनरल मिलते हैं। जैसे आप देखिए कि हम अगर इंडिया की भी बात करें तो मिनरल्स ऐसा नहीं है कि सभी स्टेट्स के अंदर मिलते हैं। कोई स्टेट के अंदर कोई दूसरे तरीके का मिनरल मिलता है, कोई के अंदर कोई दूसरे तरीके का, कोई में कोल मिलता है, कोई में कॉपर मिलता है, कोई में आयरन मिलता है। तो इस तरीके के जो मिनरल्स हैं, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको कभी भी आपको यूनिफॉर्म नहीं दिखाई देगा। आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, उनका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है पार्टिकुलरली उस एरिया के अंदर होता है जहाँ पे जो रॉक है उसका फॉर्मेशन हुआ है। कुछ मिनरल्स हैं जो इजीली एक्सेसिबल नहीं होते हैं, सच द आर्कटिक एरिया और अंटार्कटिक एरिया में कुछ मिनरल्स हैं। इन मिनरल्स को यहाँ पे इजीली एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता, इजीली उनको एक्सेसिबल नहीं किया जा सकता। जैसे स्टूडेंट्स, आपको पता होगा कोल का एक टाइप होता है एंथ्रेसाइट कोल। एंथ्रेसाइट जो कोल है वो हमारे जम्मू एंड कश्मीर के एरिया में पाया जाता है। सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोल होता है वो, जिसकी जो यहाँ पे जो कोल की जो स्पेसिफिक रेट है वो काफ़ी अच्छी होती है, वहाँ से आपको एनर्जी काफ़ी ज़्यादा गेन होती है। तो एंथ्रेसाइट नाम का जो कोल है वो आपको जम्मू कश्मीर का जो इंडिया में एरिया है वहाँ पे मिलता है। बट वहाँ पे ड्यू टू हिमालयन जो रेंज होने की वजह से जो उसका जो एक्सट्रैक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। इसी तरीके से कुछ मिनरल्स, कुछ ऐसे मिनरल हैं जो अंटार्कटिक और आर्कटिक जो रीजन है वहाँ पे पाए जाते हैं, बट उनका एक्सेसिबल करना काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मिनरल्स जो वो पाए जाते हैं वो डिफरेंट टाइप की यहाँ पे जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट होता है, उनकी डिफरेंट कंडीशंस होती हैं जिनके ऊपर ये मिनरल आपको देखने को मिलते हैं। स्टूडेंट्स, हमको पता है जो मिनरल्स का फॉर्मेशन है, जो क्रिएशन है, ये नेचुरल प्रोसेस के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं। यहाँ पे कोई भी ह्यूमन का इंटरफेरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो स्टूडेंट, जो मिनरल्स का जो फॉर्मेशन है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है।
तो यहाँ पे जो मिनरल्स पाए जाते हैं वो कम्प्लीटली यहाँ डिपेंड करते हैं इन्वायरमेंट के ऊपर, वहाँ की जो कंडीशंस के ऊपर। इसके अलावा हम मिनरल्स को जो वहाँ की उनकी फिजिकल कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कोई भी एक मिनरल है, कोई भी कोल है, सपोज कीजिए आप कोल है कोई, उसकी खुद की एक फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। फिजिकल प्रॉपर्टी वहाँ पे आपको देखने को मिलेगी उस एरिया के अंदर। अगर कोई एरिया है, जैसे हम बात करें कि झारखंड छत्तीसगढ़ का जो एरिया है, वहाँ पे जो कोल है उसका एक्सट्रैक्शन काफ़ी अच्छे से किया जाता है, उसकी जो वैल्यू है वो काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा जो कोल राजस्थान के अंदर भी मिलता है, उस कोल की जो वैल्यू है वो इतनी अच्छी नहीं है। तो यहाँ पे जो कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है किसी भी मिनरल की, वो डिपेंड करता है वहाँ पे कलर पे, डेंसिटी के, हार्डनेस के ऊपर भी। इसके अलावा केमिकल प्रॉपर्टीज सच एज द सोल्यूबिलिटी, इस तरीके की जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इन सब के ऊपर भी वो कम्प्लीटली डिपेंड होता है कि किस तरीके का ये मिनरल होगा, कितनी वो एनर्जी गेन कर सकते हैं उससे, क्या उसका उसको जो क्वांटिटी है वो कितना एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये सब वहाँ पे जो रॉक है, रॉक का जो फॉर्मेशन हुआ है, जो बेसिकली जहाँ पे एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है मिनरल को, उसके ऊपर यहाँ कम्प्लीटली डिपेंड करता है। स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करें मिनरल्स की, तो मिनरल्स को यहाँ पे दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, मेटेलिक मिनरल एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। तो मेटेलिक में भी यहाँ पे दो हिस्से बताए गए हैं। फेरस, जहाँ पे आयरन का क्वांटिटी हो, मिनरल के अंदर में आयरन की प्रेजेंस हो, और जहाँ पे आयरन की प्रेजेंस ना हो उनको नॉन फेरस यहाँ पे मेटेलिक मिनरल बोला गया है। इसके अलावा मिनरल्स के एक्सट्रैक्शन के लिए बहुत तरीके की एक्टिविटीज़ की जाती हैं। माइनिंग की जाती है, ड्रिलिंग की जाती है, क्वेरिंग की जाती है। इसके अंदर अगर हम माइनिंग की बात करें, माइनिंग दो तरीके से की जाती है, सॉफ्ट माइनिंग एंड ओपन कास्ट माइनिंग रूप से यहाँ पे की जाएगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको पता होगा, जैसे कोल है, कोल के एक्सट्रैक्शन के लिए एक माइनिंग है रैट होल माइनिंग। रैट होल माइनिंग की जो प्रैक्टिस है वो यहाँ पे मेघालय का जो रीजन है वहाँ पे की जाती है। 2018 के अंदर में 2018 में जब हमारे सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर बैन लगा दिया, कुछ लोग उसके अंदर कोल लेने के लिए गए थे और वहाँ पे जो माइनिंग है वो उसका धस गई, वो धसने की वजह से लोग उसी के अंदर रह गए। अब वो बाद में निकाले गए या नहीं निकाले गए, इसकी वजह से जो यहाँ पे रैट होल माइनिंग की जो प्रैक्टिस है उनको वहाँ पे बैन किया गया मेघालय के अंदर में। रैट होल माइनिंग की जो प्रैक्टिस क्या होती हैं स्टूडेंट्स, रैट होल माइनिंग की प्रैक्टिस वो होती हैं जिसके थ्रू जो बेसिकली जो लोकल पीपल्स हैं अपने डेली पर्पज के यूज के लिए कोल वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके लेके आते हैं, तो उसी को रैट होल माइनिंग की एक प्रैक्टिस बोली जाती है। उस हायर लेवल पे इतना प्रोडक्शन नहीं होता है कोल का, वहाँ पे इतना ज़्यादा एक्सट्रैक्शन नहीं किया जाता, बट वो बेसिकली लोकल पर्पज़ के लिए वो उसको कोल है वो उसमें से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जैसे आपको देखने को मिलेगा, जैसे आप कभी जो राजस्थान और हरियाणा का जो एरिया है वहाँ पे अगर आप ट्रैवल करोगे तो अरावली एक रेंज है जो यहाँ से फ्लो करती है, आपको दिल्ली से गुजरात या गुजरात से दिल्ली बोल सकते हो। उसके बाद में अंडरग्राउंड है वो दिल्ली से हरिद्वार के लिए। जो अरावली रेंज है, अरावली रेंज के अंदर भी ऐसे ही कुछ लोकल एरियाज़ हैं जहाँ पे पत्थर का वो निकाला जाता है जो आपका बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन है उसके उसमें काम आता है। जैसे आप देखिए कि जो एनसीआर के अंदर जो बिल्डिंग्स बन रही हैं, जो रियल इस्टेट का जो काम है उसके अंदर बेसिकली जो कंक्रीट है, जो पत्थर जो यूज किया जाता है वो वहीं से निकाला जाता है मैक्सिममली, जो राजस्थान हरियाणा का जो एरिया है। तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि कम्प्लीटली बैन है वो ये सब एक्टिविटी, बट वहाँ लोकल एरियाज़ के अंदर आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा कि कोई गांव होगा, गांव के अंदर कोई छोटा सा पहाड़ होगा, उसको लोग वहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं लोकल लेवल पे। वहाँ पे जो ट्रैक्टर्स या इन सब के थ्रू जो आसपास के एरियाज़ हैं, जो छोटे छोटे टाउन्स हैं, वहाँ पे वो सप्लाई करते हैं अपना जो पत्थर है उसको। तो स्टूडेंट्स ये सब हमने देखा कि इस तरीके से ओपन कास्ट माइनिंग है, इसी तरीके से जो सॉफ्ट माइनिंग है, इसी तरीके से एक माइनिंग की प्रैक्टिस है हमने देखा रैट होल माइनिंग जो कोल के लिए मेघालय में की जाती हैं, बैन किया गया है। तो माइनिंग इन सब की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो हमेशा साइंटिफिक वे में होनी चाहिए स्टूडेंट्स। अगर साइंटिफिक वे में नहीं है, देखो बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो ठेकेदार है, जो ऐसा काम करवा रहा है, वो तो नहीं चाहेगा, वो चाहेगा कि मैक्सिमम उसको प्रोडक्शन हो, मैक्सिमम वहाँ पे यूज़ करे, मैक्सिमम वहाँ से जो कोल है उसको निकाला जाए। लेकिन स्टूडेंट्स बात ये है, अगर साइंटिफिक वे में ना हो तो ये जो माइनिंग के अंदर जो वर्क करते हैं जो लोग, वैसे भी उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। जैसे सिलिकोसिस की प्रॉब्लम है, जो दमा की प्रॉब्लम है, जो वहाँ पे आप कंटिन्यू वर्क करते हुए आपके साथ में जो
कण हैं, जो मिट्टी के जो कण होते हैं वो आपके अंदर जा रहे हैं सांस के थ्रू, तो वो आपको सिलिकोसिस की प्रॉब्लम करेंगे, सांस की प्रॉब्लम, रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम आपको होने लगेंगी। तो इस तरीके की जो एक्टिविटीज़ हैं वो साइंटिफिक वे में होनी चाहिए। वहाँ भी कंप्लीटली उनको अच्छे से बेसिकली जो भी गार्ड्स हैं, जो भी टेक्निकल सपोर्ट है वो देना चाहिए, क्योंकि हमें इस तरीके की बहुत सारी सुनने को मिलती हैं कि किसी माइनिंग के अंदर में डैमेज हो गया, डैमेज होने की वजह से वहाँ माइनिंग के अंदर जो वर्कर्स हैं वो उसी के अंदर उसके अंदर में उनकी डेथ हो गई, या उनको फिर बाद में निकाला जाता है, रेस्क्यू ऑपरेशन किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, हमने देखा कि मिनरल्स दो टाइप के होते हैं, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक। मेटेलिक मिनरल जिनके इन रो फॉर्म में होते हैं, मेटल आर द हार्ड सब्सटेंस दैट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हैव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लस्टर एंड द शाइनिंग की वहाँ पे जिनके कैरेक्टरिस्टिक है हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, बेसिकली एक सोर्स मटेरियल होते हैं, जिसमें आयरन है, आयरन के ओर हैं, जो भी डिफरेंट टाइप के ओर हैं, इसमें बैक्साइट है, मैग्नीज है। ये कुछ एग्जांपल हैं मेटेलिक मिनरल्स की। मेटेलिक मिनरल्स जो होते हैं इनको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, फेरस एंड नॉन फेरस। फेरस वो होते हैं जिसमें आयरन का जो कंटेंट होता है, मैग्नीज और इन सब का कंटेंट होता है। जो नॉन फेरस जो हैं वो यहाँ पे आयरन को नहीं कंटेन करते हैं, जिसमें है गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, लीड है। इसके अलावा हमने मेटेलिक मिनरल देखा। मेटेलिक मिनरल जो एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स होते हैं, जिनमें एक शाइनिंग होती है। नॉन मेटेलिक मिनरल्स वो होते हैं जो मेटल्स के अंदर जिनको काउंट नहीं किया जाता, जैसे लाइमस्टोन है, मिका है, जिप्सम है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स के। मिनरल्स फ्यूल लाइक द कोल एंड पेट्रोलियम आर द नॉन मेटेलिक मिनरल। जो मिनरल फ्यूल हैं, जैसे हम बात करें कोल एंड पेट्रोलियम है, वो भी यहाँ पे नॉन मेटेलिक मिनरल के अंदर उनको काउंट किया गया है। स्टूडेंट्स, अब हमने जो माइनिंग की एक्टिविटी देखी थी, उन्हीं डिफरेंट टाइप की माइनिंग की एक्टिविटी यहाँ बताई गई है कि माइनिंग बेसिकली क्या होता है। माइनिंग वो एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो भी मिनरल है जो रॉक के अंदर में दबा हुआ है, उसको निकालने का एक प्रोसेस है, उसी को बोला जाता है माइनिंग। मिनरल डेट लाई एट शैलो डेप्थ आर टेकन बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर नोन एज द ओपन कास्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग के अंदर बेसिकली आपको देखने को मिलेगा कि कंप्लीटली ओपन वे में यहाँ पे माइनिंग की जाएगी। ओपन कास्ट माइनिंग ये होती है स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए यहाँ पे खोदना स्टार्ट किया तो फिर इसी तरीके से यहाँ लेयर्स बनेंगी, इसी तरीके से, और यहाँ पे जो आपको देखने को मिलते हैं जो ट्रैवल करते हैं वो यहाँ पे इन सीढ़ियों के थ्रू या जो रास्ते के थ्रू जाते रहेंगे, इसको ओपन कास्ट माइनिंग बोलते हैं। इसके अलावा जो सेफ्ट माइनिंग होती है, डीप बोर किया जाता है इसके अंदर में मिनरल डिपॉजिट्स को गेन करने के लिए। ड्रिलिंग की जाती है पेट्रोलियम से रिलेटेड, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम के लिए। ये आपको ओशियन, डीप ओशियन वाले एरिया के अंदर डीप जो कुआं है, वोल है, वो बनाने के लिए यूज की जाती है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस में ड्रिलिंग की जाती है। मिनरल डेट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट बाय द प्रोसेस ऑफ क्वेरिंग के थ्रू इसको डग आउट किया जाता है। तो ये अलग अलग तरीके के प्रोसेस हैं ओपन कास्ट माइनिंग के जो यहाँ पे बताए गए हैं। ओपन कास्ट माइनिंग है जो, और ये जो एक्सट्रैक्ट करने के मिनरल को किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उन सब के बारे में बताया गया है। स्टूडेंट्स, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि मिनरल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बारे में हमको पता होना चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात देखिए आप कि जो मिनरल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइवन है, कोई भी इवन नहीं है कि हर कंट्री के अंदर मिलेंगे। जैसे आप देखिए कि जो साउथ एशिया के हम कंट्रीज़ की बात करें तो आपको इंडिया एंड चाइना जो है वहाँ पे आपको जो यहाँ पर जो बेसिकली हम बात करें कि जो मिनरल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में मिलेंगे, पर दूसरे जो कंट्रीज हैं उनके अंदर नहीं है। तो इसी तरीके से मिनरल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वर्ल्ड के अंदर भी डिफरेंट टाइप में हुआ है, डिफरेंट रॉक्स के थ्रू हुआ है। तो मिनरल्स अलग अलग जो रॉक हैं जहाँ पे मिलते हैं, कुछ इग्नियस रॉक में मिलते हैं, कुछ मेटामॉर्फिक रॉक में मिलते हैं, कुछ सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर मिलते हैं, कुछ इग्नियस रॉक के अंदर, कुछ मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर और कुछ सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर। स्टूडेंट्स, इन रॉक्स के बारे में हमने जब 7th क्लास की एनसीईआरटी को जो ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है उसको जब रीड किया था तो वहाँ पे इनको डिटेल में रीड किया था कि इग्नियस रॉक कौन सी होती हैं, मेटामॉर्फिक कौन सी होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स कौन सी होती हैं और किस तरीके से उनका फॉर्मेशन होता है। तो आप इसके लिए आप 7th क्लास की ज्योग्राफी के लेक्चर्स ज़रूर देखिए। अगर आप ना देख सकते हो तो जो बुक है उसको रीड कीजिए, क्योंकि बेसिक जो नॉलेज है यही फिर हायर स्टैंडर्ड की जो एनसीईआरटीज हैं उनमें काम आएगी। और जब आप नहीं समझ पाओगे बेसिक लेवल पे तो हायर स्टैंडर्ड पे फिर आपको दिक्कतें होंगी। तो इन सभी जो रॉक फॉर्मेशन है, रॉक साइकिल है, उसके बारे में हमने डिटेल में रीड किया है।
स्टूडेंट्स हमने देखा चूँकि जो मेटेलिक मिनरल्स होते हैं, मेटेलिक मिनरल होते हैं, वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में ज़्यादा हिस्से में, जहाँ पे ये इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक होती हैं वहाँ पे इनकी जो संख्या होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, वहाँ पे काफ़ी अच्छी संख्या में मिलते हैं। आयरन और जैसे नॉर्थ स्वीडन के अंदर में कॉपर और निकल हैं, जैसे ओंटारियो कनाडा, आयरन निकल, इसके अलावा क्रोमाइट एंड प्लेटिनियम इन साउथ अफ्रीका, ये एग्जाम्पल हैं मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक के, जहाँ पे कुछ मेटेलिक मिनरल्स मिलते हैं। स्टूडेंट्स इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो सेडिमेंट्री रॉक हैं, हमने देखा इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक के ऊपर मिलते हैं। जो सेडिमेंट्री रॉक हैं उनका जो फॉर्मेशन होता है वो प्लेन एंड यंग फोल्ड जो माउंटेन्स हैं वहाँ पे इनका फॉर्मेशन होता है। इसी की वजह से जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं जैसे लाइमस्टोन हैं, लाइमस्टोन का जो डिपॉजिट है रीजन जैसे फ्रांस के अंदर है, मैग्नीज के डिपॉजिट हैं जॉर्जिया के अंदर, यूक्रेन के अंदर। अगर बात करें फॉस्फेट के जो कुछ डिपॉजिट्स हैं वो अल्जीरिया के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। जो प्लेन का एरिया है और यंग फोल्ड जो माउंटेन्स हैं वहाँ पे आपको इस तरीके के जो सेडिमेंट्री रॉक्स जहाँ बनती हैं वहाँ पे आपको इस तरीके के मिनरल्स देखने को मिलेंगे। मिनरल्स फील्ड सच एज द कोल एंड पेट्रोलियम जो फाउंड होते हैं वो भी सेडिमेंट्री रॉक्स के पास ही फाउंड होते हैं। जो कोल और पेट्रोलियम जो एनर्जी के प्रेजेंट समय में मेजर सोर्स हैं एनर्जी के लिए, वो भी यहाँ पे आपको सेडिमेंट्री रॉक के पास ही मिलेंगे। स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देखेंगे कि किस तरीके के कौन कौन से कंट्रीज़ के अंदर में कौन कौन से जो यहाँ पे मिनरल्स मिलते हैं, जैसे आयरन, कॉपर और यहाँ पे बात करें जो बक्साइट है उसकी यहाँ पे बात की गई है। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि ये जो साउथ एशिया का जो मैप है, साउथ एशिया में देखिए कि इंडिया के अंदर जो इस रीजन के अंदर ही आपको ज़्यादातर मिलेंगे। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल का कुछ रीजन है, आसपास आंध्र प्रदेश एंड महाराष्ट्र का भी कुछ रीजन है। यहाँ पे आपको जो बेसिकली सोर्स ऑफ में जो मिनरल्स हैं उनका एक्सट्रैक्शन ज़्यादा किया जाता है। चाइना के आपको ईस्टर्न कोस्ट की साइड देखने को मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी आपको मिलेंगे, साउथ ईस्ट एशिया के जो कंट्रीज हैं वहाँ भी, अफ्रीका के वेस्टर्न सेक्टर में और साउथ अफ्रीका का जो रीजन है, साउथ अफ्रीका जो कंट्री है उसका जो रीजन है वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यूरोप में आप देखिए कि यहाँ पे आपको हैं जो यहाँ पे जो ग्रेट लेक का इलाका है, जो 5 ग्रेट लेक हैं जो यूएसए के बीच में और कनाडा के बीच में जो लेक्स हैं उनके एरिया के अंदर एक्सट्रैक्शन मिलेगा। इसके अलावा देखिए आपको जो लैटिन अमेरिका है उसके अंदर भी बहुत सारा यहाँ पे आपको यहाँ पे माउंटेन्स हैं, जो डिफरेंट माउंटेन रेंजेज हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कहाँ पे कौन सी माउंटेन रेंजेज हैं। तो वहाँ भी आपको एक्सट्रैक्शन देखने को मिलता है इन मिनरल्स का। तो इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है काफ़ी अनइवन है, थ्रू आउट द मैप में नहीं देखने को मिलेगा। आप देखिए कि मिडिल ईस्ट का जो एरिया है, जो यहाँ अरेबियन पेनिनसुला का एरिया है, यहाँ पे जो पेट्रोलियम जो है उसका जो संख्या है, पेट्रोलियम का जो प्रोडक्शन है वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, रेदर देन द इस तरीके के जो मेटेलिक मिनरल्स हैं वो आपको नहीं देखने को मिलेंगे। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि एशिया के अंदर में, अगर हम बात करें कि एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर में, तो चाइना और इंडिया है वो वहाँ पे यहाँ बेसिकली आयरन का मेजर डिपॉजिट्स यहाँ आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इसी कॉन्टिनेंट से जो टिन है, टीन का यहाँ पे वर्ल्ड का जितना भी प्रोडक्शन होता है उसका मोर देन द हाफ, अराउंड 60-70% जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पे इसी कॉन्टिनेंट से, एशिया कॉन्टिनेंट से आपको देखने को मिलेगा। चाइना है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, ये वर्ल्ड के लीडिंग प्रोड्यूसर हैं। बेसिकली अगर हम बात करें, चाइना लीड करता है, लीड के अंदर में एंटीमनी में एंड टंगस्टन में करता है। एशिया ऑल्सो हैव द डिपॉजिट ऑफ द मैग्नीज हैं, बक्साइट है, निकल है, जिंक है, कॉपर है। कॉपर तो आपको राजस्थान में भी देखने को मिलेगा कि राजस्थान के अंदर जो खेतरी माइंस हैं, खेतरी एक जगह है राजस्थान के अंदर में, वहाँ से जो कॉपर का माइनिंग किया जाता है। और पुराने एंशियंट, अगर आप इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए अगर आपने 6th क्लास की जो हमारी एनसीईआरटी के वीडियोस देखे होंगे तो वहाँ पे आपको हमने रीड किया था कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशंस और इन सिविलाइजेशंस का जब डेवलपमेंट हो रहा था तो उस टाइम कॉपर वो लोग कहाँ से लेके आया करते थे। तो उस टाइम में कुछ साइट्स हैं, जैसे गणेश्वर नाम की एक साइट है जो राजस्थान में लोकेटेड है, तो वहाँ से वो लोग कॉपर लाया करते थे। तो स्टूडेंट्स ये देखिए कि ये एंशियंट समय से लिंकेज है इस तरीके से। अगर हम बात करें एशिया में, हमने देखा एशिया में इंडिया, चाइना मैक्सिमम देखने को मिलेंगे। फिर मलेशिया, जो थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया का रीजन है वहाँ भी बहुत सारे मिनरल्स हैं वो जिनका एक्सट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करें यूरोप है, यूरोप आयरन ओर्स के अंदर लीडिंग प्रोड्यूसर है स्टूडेंट्स। कंट्री जो जहाँ पे जो आयरन के सबसे बड़े डिपॉजिट हैं वो रसिया है, यूक्रेन है एंड स्वीडन है। फ्रांस की बात करें, और फ्रांस भी है इसमें मिनरल्स के। इसके अलावा हम बात करें तो आपको यहाँ पे कॉपर, लीड, जिंक, मैग्नीज, निकल, ये ईस्टर्न यूरोप का जो एरिया है और ईस्टर्न यूरोपियन रशिया है
उसका जो रीजन है वहाँ पे आपको जो संख्या है कॉपर की, जो एक्सट्रैक्शन की, जो प्रोडक्शन की, वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो स्टूडेंट्स ये हमने एशिया और यूरोप के बारे में देखा। अब हम देखते हैं कि नर्दर्न अमेरिका। नर्दर्न अमेरिका में सबसे इम्पोर्टेंट कुछ लोकेशंस हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो लोकेशन है ग्रेट लेक्स के जो इलाका है। स्टूडेंट्स आप ये जो 5 ग्रेट लेक्स हैं इनका जो नाम है वो कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, क्योंकि वो ग्रेट मिचिगन है, ग्रेट सुपीरियर है। तो इन जो ये 5 ग्रेट लेक्स हैं जो यूएसए एंड जो कनाडा है उसके बीच में है। और यहाँ पे आपको जब आप रीड करोगे तो आपको पता लगेगा स्टूडेंट्स कि ये वो इलाका है यहाँ पे इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है वो भी काफ़ी अच्छे पे हुआ है, काफ़ी अच्छे लेवल पे हुआ है। ग्रेट लेक्स ने अमेरिका की जो इकोनॉमी है उसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो यहाँ पे आपको मिनरल्स बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। नर्दर्न अमेरिका की अगर हम बात करें तो नर्दर्न अमेरिका के अंदर जो बेसिकली 3 रीजन हैं जो यहाँ पे कनाडा और अमेरिका के बीच में। एक तो ग्रेट लेक का इलाका है, इसके अलावा अपलाचियन जो रीजन है, जो माउंटेन रीजन है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और वेस्ट के अंदर जो वेस्टर्न रेंजेस हैं, जो वेस्टर्न इलाका है, इसके अलावा वेस्टर्न जो एरिया है यूएसए का, वहाँ पे आपको यहाँ जो मिनरल्स हैं वो देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको गोल्ड मिलेगा, कॉपर मिलेगा। ये इस तरीके के जो एरियाज़ हैं वो आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट काइंड के मिनरल्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे आप देखिए कि जो ग्रेट लेक्स हैं वहाँ पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसका भी डेवलपमेंट काफ़ी अच्छे से हुआ है यूएसए के अंदर में। अगर हम बात करें कि जो सदर्न अमेरिका है, जो लैटिन अमेरिका है, उसके अंदर ब्राज़ील सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है आयरन ओर्स का वर्ल्ड के अंदर में। इसके अलावा चिली एंड पेरू हैं, इन्होंने भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है कॉपर के प्रोडक्शन में। ब्राज़ील, बोलीविया ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको बेसिकली बैटरी के लिए जो बेसिक मटेरियल होता है वहाँ पे आपको लिथियम ट्रायंगल भी देखने को मिलता है। लिथियम ट्रायंगल जिसको बोलते हैं, 3 कंट्रीज़ का है ये, जिसमें चिली, अर्जेंटीना एंड बोलीविया, ये 3 कंट्रीज़ हैं। चिली है, अर्जेंटीना एंड बोलीविया, ये लिथियम ट्रायंगल इसको बोलते हैं। तो लिथियम का वहाँ प्रोडक्शन काफ़ी अच्छे से देखने को मिलेगा, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो लैटिन अमेरिका में जो सबसे ज़्यादा डिपॉजिट हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, जिंक है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, बक्साइट है, प्लेटिनम है। इस तरीके के आपको देखने को मिलेंगी। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें अफ्रीका की, तो अफ्रीका तो रिच है मिनरल रिसोर्सेज में। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है डायमंड का, गोल्ड का एंड प्लेटिनम का। साउथ अफ्रीका है, जिम्बाब्वे है, जेर है, ये कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं। जेर जो है ये जो बेसिकली सदर्न पार्ट में बिलोंग करते हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के, साउथ अफ्रीका एंड जिम्बाब्वे। आप ये कि तो क्रिकेट की टीम भी रही हैं ये दोनों। जिम्बाब्वे की जो कैपिटल है वो हरारे है, हरारे। तो आप जब देखोगे ये जो नामीबिया का डेजर्ट भी है वहाँ पास में, नामीबिया की भी कभी कोई समय में क्रिकेट की टीम हुआ करती थी, 2003 वर्ल्ड कप अगर आपने देखा हो तो ये कुछ ऐसे रीजन है जो सदर्न, जो अफ्रीका का जो कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट का जो सदर्न एरिया है उसमें ये कंट्रीज़ हैं। नामीबिया है, नामीबिया तो बेसिकली मिनरल नहीं है, वहाँ पे डेजर्ट है। जिम्बाब्वे है, साउथ अफ्रीका है, जेर है, ये ऐसे कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे मैक्सिमम आपको ये जो मिनरल्स हैं वो देखने को मिलेंगे, इनका एक्सट्रैक्शन। जिसमें अगर हम बात करें जो भारी भरकम जो मिनरल्स होते हैं, जैसे गोल्ड है, डायमंड है, ये इस तरीके के जो काफ़ी प्रीशियस होते हैं, इन सब का जो प्रोडक्शन है, इन सब का जो एक्सट्रैक्शन है वो देखने को मिलेगा। इंडिया में अगर हम गोल्ड की बात करें तो कोलार गोल्ड फील्ड जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है कर्नाटका के अंदर में। अगर हम बात करें डायमंड की, तो डायमंड तो इंडिया के अंदर एक ही जगह है, मध्य प्रदेश के अंदर पन्ना नाम की एक जगह है मध्य प्रदेश के अंदर में, वहाँ पे जो डायमंड है उसका बेसिकली निकाला जाता है। और इसके अलावा आपको यह नाइजीरिया, लीबिया, अंगोला, जो वेस्टर्न अफ्रीका में, अफ्रीका के जो वेस्टर्न एरिया है वहाँ पे ये कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे आपको और तरीके के जो ऑयल है, बक्साइट है, इस तरीके की प्रोडक्शन आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया स्टूडेंट सबसे बैक्साइड का जो प्रोडक्शन होता है वो सबसे लार्जेस्ट प्रोडक्शन वहाँ पे होता है। गोल्ड डायमंड का भी एक लीडिंग प्रोड्यूसर है। रिच है वो कॉपर में, जिंक में, मैग्नीज में, इस तरीके के बहुत सारे एरियाज़ हैं। वेस्टर्न जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पे आपको गोल्ड के यहाँ पे लार्जेस्ट डिपॉजिट मिलेंगे। जो गोल्ड का जो यहाँ पे डिपॉजिट है वो वेस्टर्न जो ऑस्ट्रेलिया है वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें अब अंटार्कटिका की,
जियोलॉजिकल अंटार्कटिका में सबसे पहली बात तो वहाँ पे हम एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं, साइंटिफिक पर्पस से यूज कर सकते हैं वहाँ पे, बट वहाँ भी कुछ जो मिनरल्स हैं वो मिलते हैं, जिसके अंदर हम बात करें प्रिंस चार्ल्स माउंटेन है ईस्टर्न अंटार्कटिका में, वहाँ पे आयरन गोल्ड ये कॉमर्शियल क्वांटिटी में काफ़ी ज़्यादा है, सिल्वर है, ऑयल है, इस तरीके कोल की भी जो संख्या है, जो सिग्निफिकेंस है ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन्स में आपको देखने को मिलेगा, जो कोल है उसकी भी संख्या काफ़ी अच्छी है। तो वह बेसिकली वहाँ पे साइंटिफिक एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकते, बट काफ़ी ज़्यादा जैसे इंडिया के भी कुछ मिशंस हैं वहाँ पे बस साइंटिफिक वे में मिशन आप इस्टेब्लिश कर सकते हो अपने जो वेदर के लिए या किसी भी जो और किसी डेवलपमेंट के लिए, अगर आप मेट्रोलॉजिकल बात कीजिए, आप क्लाइमेटोलॉजिकल बात कीजिए, तो उनके लिए आप मिशन है वो स्टेब्लिश कर सकते हो। जैसे हमारा आर्कटिक में अगर हम बात करें तो हिमाद्री नाम का एक मिशन है इंडिया का, तो उसी तरह मैत्री एंड दक्षिण गंगोत्री जो मिशंस हैं वो हमारे वहाँ पे हैं अंटार्कटिका में। स्टूडेंट्स, इसके अलावा हम देखें कि मिनरल्स का जो यूज है वो किस तरीके से किया जा सकता है। सबसे पहले हम बात करें, ये मिनरल्स हैं इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होते हैं, एक रॉ मटेरियल के रूप में काम करते हैं, सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में काम करते हैं। मिनरल्स अगर हम बात करें तो जेम्स के रूप में जो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होते हैं, उनको जेम्स के रूप में, पत्थर के रूप में, प्रीशियस स्टोन्स के रूप में, ज्वेलरी के रूप में यूज़ किया जा सकता है बहुत सारी जगह। तो जो है, जो कुछ लोग तो हाथ के अंदर या ये पहनते भी हैं, वो जो रिंग्स के थ्रू जो बहुत सारे प्रीशियस मेटल्स हैं जिनको लोग अपने हाथों के अंदर में, गले के अंदर पहनना लोगों का शौक होता है कुछ लोगों का। तो कॉपर है, कॉपर अनोदर मेटल है जिसको एवरीथिंग फ्रॉम द कॉइंस टू पाइप्स, सिलिकॉन, उसको कॉम्प्लेक्स इंडस्ट्री से इसके लिए क्वार्ट्ज, इन सब में यूज किया। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये जो मेटल्स हैं इनका डिफरेंट डिफरेंट वे में यूज किया जा सकता है डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, जैसे एयरप्लेन्स है, बोटलिंग इंडस्ट्री है, बिल्डिंग है, ऐसी किचन के कुकवेयर हैं, ऐसे बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। सभी जो थिंग्स हैं वो आपको मेटल्स की ही बनी हुई हैं। कुछ कोई मेटल का बना हुआ है तो कोई नॉन मेटल का बना हुआ है। तो अगर हम बात करें कि ये तो मिनरल्स का यूज़ देखा हमने, सभी चीज़ों पे यूज़ होता है। पानी की बोतल भी पी रहे हो, अगर प्लास्टिक की नहीं है तो वो भी किसी ना किसी का बना होगा। अगर आप बेसिकली बात की फर्नीचर को छोड़ के आपका जो रूम है उसके अंदर अगर हम बात कीजिए कि जो फ़ैन है, फ़ैन के अंदर में जो उसकी जो पंखुड़ियाँ लगी हुई हैं वो भी किसी ना किसी चीज़ की बनी होंगी। इसके अलावा आपके पास कुछ भी होगा, जो स्विच हैं वो भी प्लास्टिक के बने हुए हैं। तो ये मेटल का तो बेसिकली हम मिनरल्स का अगर हम बात करें, मिनरल्स का यूज़ तो हमारे 24/7 हमारा जो लाइफ स्टाइल है उसके अंदर हर चीज़ के अंदर है। कंजर्वेशन की बात करें, मिनरल्स का कंजर्वेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉन रिन्यूएबल होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट, नॉन रिन्यूएबल जो मिनरल्स होते हैं उनका कंजर्वेशन तो करना चाहिए, क्योंकि नॉन रिन्यूएबल क्या है कि बेसिकली उनको बनने के अंदर 1000 ईयर्स लगे हैं, हज़ारों साल के अंदर वो बन के उभरे हैं। अब उनका बेसिकली हम बता दिया गया है कि अब उनको यूज़ कराया जा रहा है, और उनका जो स्टॉक है वो यहाँ पे लिमिटेड है। लिमिटेड स्टॉक और यूज उनका काफ़ी ज़्यादा हाई है, इस वजह से इनकी जो संख्या है वो यहाँ पे डिक्लाइन हो सकती है। तो बेसिक पर्पज़ ये है कि इनका यूज किया जाना चाहिए, इनको लिमिटेड वे में यूज किया, इनका कंजर्वेशन किया जाना चाहिए। अब हम बात करें कुछ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ जो एनर्जी हैं ऐसे मिनरल्स की हम बात करेंगे। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी जो होते हैं आर दोज विच हैव बीन कॉमन यूज फॉर द लॉन्ग टाइम, जैसे फायरवुड हैं, फॉसिल फ्यूल्स हैं, ये दो मेन कन्वेंशनल एनर्जी के सोर्स हैं। इसमें अगर हम बात करें फायरवुड की, जो बेसिकली हम जो लकड़ी है उसकी अगर बात करें तो ये कुकिंग के लिए, हीटिंग के लिए, ऐसी बहुत सारी जो किचन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उन सब के अंदर में यूज किया जाता है फायरवुड को। हमारे कंट्री में अगर हम बात करें, मोर देन द 50% ऑफ एनर्जी एंड यूज बाय द विलेजेस कम्स फ्रॉम द फायरवुड। बेसिकली गाँव में के अंदर जो खाना है, अभी तो प्रेजेंटली गवर्नमेंट के द्वारा जो डीबीटी स्कीम एंड पहली स्कीम के थ्रू सभी लोगों को सिलेंडर दिया जा रहा है, ये सब अभी इनका जो यूज है वो काफ़ी कम हुआ है, बट अभी भी यूज किया जाता है। जैसे आप देखिए बोन फायर के समय में, सर्दियों के समय में हीटिंग के लिए यूज किया जाता है। तो ये कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं जिनको यूज किया जाता है, जैसे जिसके अंदर कोल है, फायरवुड है, तो फायरवुड का यूज किया जाता है। अगर हम बात करें कि जो कंट्री में 50% का जो एरिया है वहाँ पे अभी भी रूरल एरिया के अंदर में, गाँव के अंदर में। इसके अलावा प्लांट एंड एनिमल हैं जो ब्यूरिड होते हैं अर्थ के अंदर में काफ़ी सालों तक, जब वो हीट और प्रेशर के अंदर फॉसिल फ्यूल के अंदर कन्वर्ट होते हैं। फॉसिल फ्यूल्स की बात करें तो कोल के अंदर में, पेट्रोलियम के अंदर में, नेचुरल गैस के अंदर में, जो एक मेन सोर्स है कन्वेंशनल एनर्जी के।
तो रिजर्व जो इनके जो मिनरल्स के जो रिजर्व हैं वो हैं लिमिटेड होने की वजह से, और ये पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, जो इनका यूज है वो इंक्रीज हो रहा है, तो ऐसा माना जा रहा है कि ये जल्दी ही एग्जॉस्ट हो जाएंगी। और एग्जॉस्ट हो जाएंगे तो इनका कुछ अल्टरनेटिव हमको पता होना चाहिए। तो इनके जो भी अल्टरनेटिव्स हैं उन सब की बातें कंटिन्यू चल ही रही हैं। जैसे आप देखिए सोलार एनर्जी है और कोई डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, तो उनका जो अल्टरनेटिव्स है वो कंटिन्यू इंक्रीज़ किया जा रहा है। जैसे आप देखिए कि पेट्रोलियम का भी कुछ अल्टरनेटिव आ गए हैं, अब तो प्रेजेंट इलेक्ट्रिकल व्हीकल आ गए हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कोल की, तो कोल की बात करें स्टूडेंट्स, अबेंडेंट रूप में पाया जाता है, मोस्ट अबेंडेंट फॉसिल फ्यूल है ये। बेसिकली ये डोमेस्टिक फ्यूल के रूप में भी यूज किया जाता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, जैसे आयरन की इंडस्ट्री है, स्टील की इंडस्ट्री है, स्टीम इंजन है, एंड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी कोल का यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी कोल से यूज किया जाता है, उन प्लांट्स को थर्मल पावर प्लांट्स बोला जाता है। द कोल विच आर यूजिंग टुडे आज फॉर्म्ड मिलियन ऑफ ईयर्स अगो व्हेन बहुत साल पहले ये बने थे, ब्यूरिड हुए थे हमारे जो अर्थ के लेयर्स के अंदर में, और उन्हीं के थ्रू ये कोल बने हैं। कोल देयरफॉर रेफर्ड एज ए ब्यूरिड सनसाइन के रूप से इनको जाना जाता है, कि ये दबे हुए वो सनसाइंस हैं, वो इसके रूप में भी इनको जाना जाता है। कि आज से जब थाउजेंड ईयर्स पहले जब अर्थ के अंदर लेयर्स का जो चेंज हुआ, तो उनके अंदर में उस समय में जो ह्यूमन बीइंग हैं या कुछ ऐसे पेड़ हैं जो उस समय में जो रॉक फॉर्मेशन के थ्रू वो दब गए थे, ब्यूरिड हो गए थे, उन्हीं सब का जो हायर प्रेशर और टाइम के साथ में वो कोल के रूप में कन्वर्ट हो गए हैं। द लीडिंग कोल प्रोड्यूसर वर्ल्ड के अंदर है तो चाइना है, यूएसए है, जर्मनी है, इंडिया भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन किया जाता है। इंडिया के अंदर भी सबसे ज़्यादा इंडिया में रानीगंज है, झारिया है, धनबाद है, बोकारो है। जैसे आपने एक मूवी आई थी कुछ समय पहले, आज से 10 ईयर पहले 2013 में, तो वो कम्प्लीटली 12 और 13 के समय में गैंग्स ऑफ वासेपुर नाम की एक जगह है, तो वहाँ पे जो कोल माइनिंग का जो बेसिकली जो मूवी का मेन पर्पस था वो वहाँ पे पावर को कंसोलिडेट करना था। और वो जो पावर चाहे माइनिंग सेक्टर से रिलेटेड हो या पॉलिटिकल पावर से रिलेटेड हो, तो उसके अंदर यहाँ माइनिंग की एक्टिविटीज़ के बारे में काफ़ी दिखाया गया था। कि जो झारखंड छत्तीसगढ़ का जो रीजन है, झारखंड का बेसिकली धनबाद जो झारखंड के अंदर है, तो उस रीजन के बारे में दिखाया गया था। बोकारो है, ये सब कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे कोल का जो प्रोडक्शन वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो उन सब की धनबाद है, देखिए धनबाद के बारे में दिखाया गया है वहाँ पे। तो ये सब मूवी के अंदर दिखाया गया था कि एक बेसिकली जो सोर्स ऑफ एनर्जी है उस समय में उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग माइनिंग की एक्टिविटीज़ के ऊपर कैप्चर करना चाहते हैं। तो इस तरीके से कोल है, कोल मेजर सोर्स है एनर्जी का, काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में। इंडिया के अंदर कहाँ प्रोडक्शन होता है, जो झारखंड छत्तीसगढ़ का रीजन है वहाँ पे। सेकंड अगर हम बात करें पेट्रोलियम की, तो स्टूडेंट्स जो पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम सबसे पहली बात तो हमारे आज प्रेजेंट समय में हमारे जो इंजन्स हैं, जो इंजन जो पेट्रोलियम बेस्ड बहुत सारी जो गाड़ियां हैं, उन सब के जो चलाने के लिए, उन सब के रनिंग के लिए पेट्रोलियम काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसको ब्लैक लिक्विड भी बोला जाता है। ये बेसिकली लेयर्स के बीच में फाउंड होता है और ऑयल फील्ड के द्वारा ऑफशोर एंड कोस्टल एरियाज़ के अंदर उसको ड्रिल करके निकाला जाता है। स्टूडेंट्स इसके अलावा बात करें कि जो कच्चा जो पेट्रोल होता है रॉ मटेरियल के रूप में होता है, तो इसको फिर यहाँ पे बेसिकली यूज किया जाता है। इसको रिफाइनरी सिस्टम के थ्रू रिफाइनिंग की जाती है। जो क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल है, उसको रिफाइनिंग किया जाता है। जैसे इंडिया के अंदर आप देखिए कि रिफाइनरी, बहुत सारी रिफाइनरी हैं। सबसे पहली जो रिफाइनरी बनी थी वो डिगबोई में बनी थी, डिगबोई आसाम के अंदर में। प्रेजेंट समय भी वहाँ पेट्रोलियम निकाला जाता है, बट वो काफ़ी वैक्सी पेट्रोल होता है। और इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको पता होगा इंडिया के अंदर आप देखिए कि जो मथुरा के अंदर एक रिफाइनरी है, पानीपत के अंदर एक रिफाइनरी है। तो इस तरीके की रिफाइनरी बहुत सारी हैं इंडियाज़ के अंदर में, जहाँ पे जो पेट्रोलियम जो क्रूड ऑयल है उसको बेसिकली रिफ़ाइन करना, उसको फर्निश एक जो प्योर फॉर्म में जो यूज़ किया जाता है वो करना। तो इसी के लिए हमारी बहुत सारी जो ऑयल कंपनीज हैं, IOCL है, ONGC है, ये बहुत सारी ऑयल इंडस्ट्रीज इसके अंदर काम कर रही हैं। बहुत सारी कंपनीज काफ़ी अच्छा वर्क कर रही हैं इंडिया के अंदर में। कुछ ऐसी PSU जो बहुत अच्छा वर्क कर रही है, महारत्न कंपनी के रूप में इस्टेब्लिश हैं। ये भी एक सक्सेस स्टोरी है इंडिया का कि जो PSUs को इस्टेब्लिश किया गया और वो उन्होंने इतना अच्छा वर्क किया है। तो स्टूडेंट्स जो चीफ जो मेन जो पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ की बात करें तो आपको मिलेगा कि जो ईरान है, इराक है,
सऊदी अरेबिया है, कतर है, इसके अलावा जो और भी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, यूएसए, रसिया, वेनेजुएला, अल्जीरिया, ये बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे जो ऑयल है उसका जो प्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो ऑयल का प्रोडक्शन है वो काफ़ी अच्छे लेवल पे होता है। इंडिया के अंदर हमने देखा डिगबोई है, बॉम्बे हाई का रीजन है, इसके अलावा जो कृष्णा एंड गोदावरी केजी बेसिन है वहाँ पे भी जो पेट्रोलियम है उसका एक्सट्रैक्शन किया जाता है, ड्रिलिंग की जाती है वहाँ पे। बॉम्बे हाई इसमें सबसे ज़्यादा फेमस है स्टूडेंट्स। अब अगर हम बात करें, हमने कोल के बारे में देखा, हमने पेट्रोलियम के बारे में देखा, अब अगर हम बात करें नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या होता है स्टूडेंट्स? नेचुरल गैस बेसिकली जो पेट्रोलियम के डिपॉजिट्स होते हैं उन्हीं के साथ में ये मिलती है और ये इसको रिलीज हो जाती है क्रूड ऑयल के साथ में। तो स्टूडेंट्स इसको बेसिकली जो नेचुरल गैस है इसका यूज़ किया जा सकता है डोमेस्टिक यूज़ में, इंडस्ट्रियल फ्यूल के रूप में भी। नेचुरल गैस एक इम्पोर्टेंट क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज भी है एंड डाइवर्स इसके यूजेज हैं। ये यूज किया जाता है पावर सेक्टर के फ्यूल इलेक्ट्रिसिटी के जनरेशन में, फॉर हीटिंग पर्पज़ इन इंडस्ट्री, रॉ मटेरियल के रूप में केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल जो इंडस्ट्रीज़ हैं वहाँ पे रॉ मटेरियल के रूप में, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री हैं वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेंगी स्टूडेंट्स। इसके अलावा बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो होती हैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती हैं। जैसे आप देखिए कि आपको जो पेट्रोलियम क्रूड ऑयल हमने देखा, ये जहाँ पे एक्सट्रैक्शन किया जाता है, इसी एरियाज़ में आपको क्रूड ऑयल से रिलेटेड जो बेस बहुत सारी जो कंपनीज़ हैं, जैसे नेप्टा बेस जो फर्टिलाइज़र की कंपनियां होती हैं, वैक्स बेस जो कंपनियां होती हैं, वो सब कंपनियां आपको इसी एरिया के अंदर देखने को मिलेंगी जहाँ सबसे ज़्यादा जो ऑयल है उसका प्रोडक्शन किया जाता है, एक्सट्रैक्शन किया जाता है, ड्रिलिंग की जाती है उससे रिलेटेड। अगर हम बात करें कि जो नेचुरल गैस है वो केमिकल एंड पेट्रोकेमिकली फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जाता है, कुकिंग फ्यूल के रूप में भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ग्लोबली यूएसए, रसिया, ईरान, कतर, चाइना, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया इसके मेजर प्रोड्यूसर हैं नेचुरल गैस के। तो स्टूडेंट्स ये कुछ कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इनकी जो संख्या है वो काफ़ी अच्छे में मिलती है यहाँ नेचुरल गैस की। अगर हम बात करें कि इंडिया के अंदर जो नेचुरल गैस है वो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है, तो बॉम्बे हाई का रीजन है, केजी बेसिन जो कृष्णा गोदावरी का बेसिन है, इसके अलावा कैम्बे है, त्रिपुरा एंड आसाम का जो एरिया है वहाँ पे जो बेसिकली नेचुरल गैस है उसकी जो रिजर्व है वो काफ़ी अच्छे से मिलते हैं, वहाँ पे उनका प्रोडक्शन किया जाता है। शार्प इंक्रीज हुआ है फॉसिल फ्यूल का जो यहाँ कंजप्शन है, लीड टू द डिप्लीशन ऑफ रिजर्व, अलार्मिंग स्टेज पे जो इनका डिप्लीशन भी हो रहा है क्योंकि ये इनकी जो संख्या है, जो क्वांटिटी है वो फिक्स है। क्वांटिटी फिक्स होने की वजह से यहाँ पे इनका जो बेसिकली हम बात करें कि इनका जो नंबर है वो डिक्लाइन हो रहा है। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स हैं जो निकाले जाते हैं जब भी रिलीज होते हैं, बर्निंग किया जाता है इन फ्यूल्स को, वो भी एक मेजर कंसर्न है। जैसे आप देखिए कि जितना भी एमिशन हो रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो बातें की जा रही हैं, ये बेसिकली इन जो जो अगर हम बात करें सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में जो है हमारे केमिकल्स हैं, ये पोल्यूटेंट्स हैं, इनका रिलीज हो रहा है, इनके यूज करने से हमारे बहुत सारे जो एनर्जी के मिनरल्स हैं उनका। नेचुरल गैस की बात करें तो अबंडेंट है, क्लीनेस्ट हाइड्रोकार्बन के रूप में जाना जाता है इसको, और ये प्रोड्यूसिंग अराउंड द हाफ एंड कार्बन डाइऑक्साइड जस्ट 1/10 ऑफ द एयर पोल्यूशन। बेसिकली ये बताया जा रहा है कि जो नेचुरल गैस है उसका जो बेसिकली जो एमिशन लेवल है वो काफ़ी कम है कोल के मुकाबले में। अगर हम कंपेयर करें तो इसको क्लीन सोर्स ऑफ एनर्जी भी बोला जाता है कि ये काफ़ी क्लीन है। नेचुरल गैस हेल्प करता है आपको सपोर्ट द रिन्यूएबल एंड द नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, क्लीनर अल्टरनेटिव है फॉसिल फ्यूल के। यूजिंग नेचुरल गैस कैन हेल्प टू ब्रिज द जर्नी मूविंग फ्रॉम फॉसिल फ्यूल टू क्लीन एनर्जी सोर्सेज के रूप में आप यहाँ पे बेसिकली अपनी जो जर्नी है एनर्जी सेक्टर में, तो एमिशन लेवल को ख़त्म करने के लिए क्लीनर की तरफ अगर आपको जाना है तो आपको जो नेचुरल गैस है उसको यूज करना होगा। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे हाइडल पावर। हाइडल पावर क्या है? हाइड्रो से आपको जो वाटर है उसका पता होगा, तो उसी से बेसिकली यहाँ रेन वाटर है, रिवर का वाटर है, उसको डैम के रूप में स्टोर किया जाना, फिर उसको यूज किया जाना, उसी से जो एनर्जी है उसका प्रोडक्शन करना, उसको बोला जाता है हाइड्रो पावर। हाइडल पावर में आप देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पे रिवर को यूज किया जाएगा, फिर पाइप्स के थ्रू इनको डैम के टरबाइन के थ्रू इनको यूज किया जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे जनरेशन किया जाएगा। बाद में इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के बाद में इनका इरीगेशन के पर्पज से भी यूज किया जाता है। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस बाय द हाइडल पावर, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। जैसे हमारा एक नाइबर कंट्री है भूटान, भूटान की जो लोकेशन है, जो जोग्राफिकल लोकेशन है, वो उसके वहाँ पे जो हाइडल पावर प्लांट्स डेवलप करने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया के द्वारा बहुत सारे प्लांट्स वहाँ डेवलप किए गए हैं।
जो नेपाल एंड भूटान का जो एरिया है, तो वहाँ से फिर एनर्जी इंडिया ट्रांसफ़र भी करता है अपने खुद के कंट्री के कंजप्शन के लिए। तो स्टूडेंट्स ये लीडिंग प्रोड्यूसर है हाइडल पावर के, जैसे पैराग्वे हो गया, नॉर्वे हो गया, ब्राज़ील, चाइना, सम इम्पोर्टेंट हाइडल पावर स्टेशंस हैं। अगर हम बात करें इंडिया के अंदर में, भाखड़ा नांगल है, गांधी सागर है, नागार्जुन है, दामोदर वैली है, यहाँ पे कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो हाइडल पावर से रिलेटेड हमने लगाए हैं। भाखड़ा नांगल, गांधी सागर, नागार्जुन है, दामोदर वैली है। तो इस तरीके से हाइडल पावर को, पानी को यूज किया जाता है। पहले डैम में स्टोर किया जाएगा, बाद में टरबाइन के थ्रू वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में उसका यूज किया जाएगा। दिस इज ऑल अबाउट द हाइडल पावर। इसके अलावा स्टूडेंट्स कुछ नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी भी हैं। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होते हैं? जैसे फॉसिल फ्यूल्स की जो इंक्रीजिंग यूज है वो कंटिन्यू इंक्रीज हो रहा है, बट हमको पता है जो इनका जो स्टोरेज है वो काफ़ी लिमिटेड है। तो इसका स्टोरेज लिमिटेड होने की वजह से कुछ ऐसे सोर्सेज को हैं जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, उनको यहाँ यूज़ करना स्टार्ट किया जा रहा है। जो यहाँ पे जो पॉल्यूशन है वो काफ़ी कम है, जिसमें एनर्जी है, टाइडल एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी है, सोलार एनर्जी है, ऐसे कुछ डिफरेंट सोर्सेज हैं। तो उन सब के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी कौन कौन से हैं, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में कौन कौन से टॉपिक हैं, तो उन सब के बारे में हम जब नेक्स्ट लेक्चर करेंगे इसका, तो उसके अंदर इसको कम्प्लीटली उसके अंदर रीड करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप इस लेक्चर को एक बार बुक से रीड करना, एनसीईआरटी से, उसके बाद में आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। और अपने लोकेशन बेस ग्रेट लेक्स के बारे में आप बताना। और अपना जब भी रीड करो, ज्योग्राफी को जब भी रीड करो, तो आपके पास अपना एटलास होना चाहिए। एटलास में आप उन चीज़ों को देखते रहो कि यहाँ पे इसका लोकेशन है और यहाँ पे इसका किया जा रहा है। तो स्टूडेंट्स थैंक यू वेरी मच।